हाँ जी बच्चों, हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था फॉरेन एक्सचेंज रेट। और मैंने आप लोगों को कहा था कि इसमें थोड़ा सा उल्टा पुल्टा प्रिंट है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के पहले सिस्टम्स समझ आने चाहिए, तभी तो आप बाकी चीजें कर पाओगे। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स होती है, कौन फिक्स करता है, क्या क्या इसके सिस्टम्स हैं, ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे, जिसके अंदर मैंने 3 तरह के सिस्टम डिस्कस किए थे। एक सिस्टम था हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें कि गवर्नमेंट, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट और फॉरेन गवर्नमेंट आपस में सब बैठे अराउंड द टेबल और डिसाइड किया कि किस करेंसी का किसी भी चीज को बेस लेकर एक्सटर्नल स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, प्रेशियस मेटल भी हो सकता है, कोई किसी किसी और दूसरी कंट्री की करेंसी भी हो सकती है। ठीक है, और दूसरा सिस्टम मैंने आपको बताया था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर छोड़ दिया गया कि मार्केट फोर्सेस के बेसिस पर चीजें डिफाइन हो जाएंगी। ठीक है, अपने आप रेट सेटल हो जाएगा। मैंने इसमें आपको उस टाइम का कोविड के टाइम का एग्जांपल भी दिया था कि कोविड के टाइम में ऐसा थोड़ी ना हुआ कि चाइना से माल नहीं आया। ठीक है, बिजनेस पर्सन्स के कॉन्टैक्ट्स थोड़े ना डिलीट हो गए थे मोबाइलों से। चलो मैं कहती हूँ एक बारी को चाइनीज ऐप डाउनलोड होनी बंद हो गई थी। ठीक है, तो चाइनीज ऐप जो डाउनलोड होनी बंद हो गई थी, उसमें हमारा कैम स्कैनर भी जिन लोगों ने नया डालना चाहा वो नहीं डला, जिनका पुराना डला हुआ है सो डला हुआ है। ठीक है, तो चाइनीज ऐप जरूर डाउनलोड बंद होनी हो गई थी, बट ऐसा नहीं था कि चाइना के साथ काम धंधा बंद हो गया था। ठीक है बच्चों, तो अब उसके बाद हमने किया था मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग में हम लोगों ने किया था कि जब छोड़ा जाता है मार्केट फोर्सेस के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर के बेसिस पर कि डिसाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और एक्सट्रीम सिचुएशंस आ जाती हैं कि $1 या तो मिल रहा है जी 200 रुपए का, या $1 मिल रहा है 5 रुपए का, तो गवर्नमेंट चिल्लाएंगी, गवर्नमेंट इंटरवीन करेंगी थ्रू सेंट्रल बैंक। ठीक है, इंटरवीन करके उसको डिजायर्ड टारगेटेड वैल्यू तक लेकर ही आएंगी। ठीक है, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं हो सकता, इतना ज्यादा वेरिएशन, इतने ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यूज एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम इन दोनों के डिफरेंस पर। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल में डिफरेंस क्या है? देखो बच्चों, सबसे पहले डिटर्मिनेशन कैसे होता है। डिटर्मिनेशन करेंसी का, डोमेस्टिक करेंसी का या अदर करेंसी के बेसिस पर हो, फिक्स्ड में बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पर डिटर्मिनेशन बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट का कंट्रोल। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में यहाँ तो गवर्नमेंट ही क्योंकि फिक्स करती है, तो ऑब्वियसली कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल है, और यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कुछ भी नहीं है, फ्री छोड़ दिया इसको मार्केट फोर्सेस के ऊपर। ठीक है, ओनली द इसमें ओनली गवर्नमेंट के पास पावर है। इसमें तो जो मार्केट प्राइस है, रेट है, वो फ्रीली फ्लक्चुएट हो रहा है। क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, इस वजह से थोड़ी सी यहाँ पर स्टेबल रहते हैं हालात। स्मॉल वेरिएशंस, एक्चुअली स्मॉल वेरिएशंस आते रहते हैं कि 82 चल रहा है अगर इस टाइम पर डॉलर, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा नेक्स्ट टाइम जब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो शायद 85, 90, या हो सकता है कि 75, 70। बहुत बड़े बड़े चेंजेस नहीं आएंगे, छोटे छोटे वेरिएशंस आएंगे, छोटे छोटे चेंजेस। यहाँ तो हर थोड़े टाइम बाद जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की अगर बात करें, अगर गवर्नमेंट ने खुद खुद करना है बैठकर डिसाइड, तो गवर्नमेंट को लार्ज स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अपने पास मेंटेन करना होगा, ताकि वो अपने पर्टिकुलर लेवल पर सामने वाली पार्टी को मना भी तो सके। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट को कोई एज सच रिजर्व्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कंप्लीटली छोड़ दिया सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। ठीक है, इधर इंक्रीज और डिक्रीज का क्या वो पड़ता है इम्पैक्ट, इस पॉइंट को अभी हम जब डिवैल्यूएशन वगैरह ये सब कर लेंगे तब करते हैं। देखो बच्चों, अब आते हैं हम अपना इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाले पार्ट पर। देखो बच्चों, करेंसी का डिप्रिसिएशन एंड करेंसी का एप्रिसिएशन। करेंसी के डिप्रिसिएशन का क्या मतलब है? अगर $1, केशव मूंगा बताएगा, अगर $1 82 का था पहले, और बोल रहे हैं जी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, सब चुप रहेंगे, जिसका नाम लूंगी सिर्फ वही बताएगा। केशव, अगर करेंसी डिप्रिशिएट हो गई तो इसका मतलब अब हमें $1 के बदले में 82 से ज्यादा देना है या कम देना? कम देना, मतलब अकॉर्डिंग टू यू इट कैन बी 80 और 79, ठीक है, और 75। ठीक है, हाँ, करण,
कम देना पड़ेगा, ये 80, 79, 75। आप ज्यादा बोल रहे हो। अच्छा भावन, आपको बुक के अकॉर्डिंग नहीं, आपके दिमाग के अकॉर्डिंग, खोपड़ी में भी कुछ होगा ना बेटा। करेंसी की वैल्यू अगर डिप्रिशिएट हो गई, यस पुलकित, ज्यादा या कम? कम देना पड़ेगा, 80, 79 या 75। द्वितीय, ज्यादा देना पड़ेगा। संचित जल्दी जल्दी, क्या पढ़ा नहीं? अभी तो बोली सिचुएशन मैंने, पढ़ा नहीं का क्या मतलब होता है? हरजस, ज्यादा देना पड़ेगा। द्वितीय, पुष्कर, अंश, अर्णव, आप तो चुप रहो, आप अपने हालात देखे थे आपने? यस। आरफ, ज्यादा देना पड़ेगा, यस ज्यादा देना पड़ेगा। तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू तभी डिप्रिशिएट होगी जब हमें 82 से ज्यादा देना पड़ेगा, ठीक है। और आप भी चेंज इसलिए हुए क्योंकि पार्थ ने आपको हेल्प किया। 85, 90 कुछ ज्यादा देना पड़ेगा। और भावन जी तो बहुत ही स्मार्ट है, बुक में देखने शुरू हो जाते हैं कि अभी मेरा नंबर आने वाला है। ओए होए होए होए, अभी पूछते ना तो अभी आपको पता चल जाता। दिखाइयो जरा, बुक बंद कर दे, बुक बंद कर। चल करण, तू भी बुक बंद कर दे। अपनी समझ लगा रहा है ना, जरा समझा रहा है मुझे, तो चल समझा। अगर हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, कोई सब बुक्स बंद कर दो, सब लोग बुक्स बंद कर दो, किसी की भी बुक खुलनी नहीं चाहिए। बैठ जाओ, आप किस लिए खड़े हुए हो? आपका तमाशा या कैमरे के सामने बना दूंगी, बैठ जाओ चुपचाप। आप मुझे बताओ, इस चीज का इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पर क्या आएगा? हाँ, करेंसी अगर डिप्रिशिएट हो गई तो एक्सपोर्ट्स पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? जब आपका नंबर आएगा तब बोलना। बताओ, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे कि कम होंगे? जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं होता। अब उसके बाद जब बाकी बोल देंगे तब एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे आपके अकॉर्डिंग। यू शट अप, ठीक है। पुष्कर, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, अच्छा। संचित, संचित के अकॉर्डिंग भी बढ़ेंगे, ठीक है। कम बढ़ेंगे किस किस के अकॉर्डिंग है? कौन कौन चाहता है कि बढ़ जाएंगे एक्सपोर्ट्स? रीजन पूछूंगी मैं। बढ़ेंगे, चल करण रीजन बता। थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करो। हाँ चलो, इससे पूछते हैं। ये लो, इधर आओ, बोलो। ये लो, बोलो। नहीं नहीं, बोलो बोलो, कैमरा ऑफ बोल दो। नहीं, ऐसे बोल दे, मुंह के आगे उसको ऐसे रख ले भाई। चल क्या होगा? तो मैम एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे क्योंकि जो दूसरी कंपनीज है उनको हमारी कंट्री में आके बनाने में, अरे हमारी कंट्री में आके चीजें बनाने में आसानी होगी ना, कम पैसे लगेंगे, कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगेगा। आप फंसा रहे हो। बनाने का क्या मतलब है? एक मिनट, युवराज, युवराज बता रहे हैं, बता रहे। आप फेस पे थोड़ी ना आ रहे हो। ले बता। केशव का बिल्कुल ठीक था, थैंक यू। अगर अगर एक्सपोर्ट्स इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि जो डॉलर का प्राइस है वो इंक्रीज हो चुका है, तो अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे, तो अगर हम पहले $100 की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हमको 8200 रुपीज मिल रहे थे, तो अब हमको 8500 रुपीज मिलेंगे। हमको अरे गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को। अरे रेट अगर बढ़ जाएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। रीजनिंग अच्छे से दो। हाँ जी करण। संचित जैन। पार्थ बताओ रीजन। मैंने यही बोला। प्रोडक्शन बताओ ना, थोड़ा सा डायरेक्ट बताओ। हैं? भाई मैंने यही तो बोला था। मैम ये सब आएगा, सस्ता हो जाएगा। मैंने भी तो यही बोला है। बेटा थोड़ा सा चीजों को थोड़ा वो करो ना, सॉर्ट करो। आप कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? बिसीन आपके अकॉर्डिंग क्या होगा? अंश अकॉर्डिंग टू यू? एक्सपोर्ट्स
बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? सुनो ध्यान से। क्योंकि ऑब्वियसली अब पहले बाहर की कंट्रीज को इंडिया से $1 में अगर फॉर एग्जांपल 1 kg अनियन मिलता था, अब उनको हम लोग हम भी तो यही देखते हैं ना कि जहां से हमें सस्ती आती हैं चीजें, हम उस कंट्री से मंगवाते हैं। ठीक है, सस्ती वाली बात ये नहीं होती कि वहां पर सस्ती ही है, वहां के रिगार्डिंग हमारी करेंसी की वैल्यू हमें जो पहले देनी पड़ रही थी, अब हमें मतलब वो जो एक्सचेंज रेट है, वो एक्सचेंज रेट की वजह से वो चीजें हमें वहां पे सस्ती पड़ती हैं। अदरवाइज वो चीजें सस्ती वाली कहानी नहीं होती कि हाँ जी इंडियंस आए हैं उनको सस्ता करके बेच दो, ऐसा कुछ नहीं होता। करेंसी के रेट की वजह से हम दूसरी कंट्रीज से मंगाना पसंद करते हैं। अगर पहले उनको 1 kg अनियन मिल रहे थे, तो अब उसी सेम डॉलर में, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर अनियन तो वही 82 पर केजी है, पर अब उसी सेम डॉलर में उनको क्या होगा, 90 रुपीज की वैल्यू के अनियंस मिलेंगे। तो हो सकता है कि उनको 1 पाव 250 ग्राम्स ज्यादा मिलेगा उनको। ठीक है, तो वो ऐसी कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। बस 1 मिनट भाई, तुम लड़ने शुरू हो जाओगे क्या? आराम से बैठो। और इंपोर्ट्स क्या होंगे? इंपोर्ट्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। इंपोर्ट्स डिक्रीज इसलिए हो जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली पहले $1 में हम लोगों को वहां से अगर कोई परफ्यूम पहले $1 में आ रहा था, तो हम उसके बदले में 82 रुपीज दे रहे थे, पर अब हमें 90 रुपीज देने पड़ेंगे, तो हम इंपोर्ट्स को कम कर देंगे। बस चुप हो जाओ। अब मुझे बताओ नेशनल इनकम पर इसका क्या इम्पैक्ट आएगा करेंसी के डिप्रिसिएशन का? एक सेकंड अगर डिप्रिसिएशन हो जाएगा करेंसी का, तो नेशनल इनकम, हाँ, सिंपल बता, नेशनल इनकम बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी, सबके अकॉर्डिंग बढ़ेगी। पार्थ, गौरिका, द्विती, युवराज, जल्दी बोल। सबके अकॉर्डिंग नेशनल इनकम बढ़ेगी। अंश, पुष्कर, नो चेंज। पार्थ, एक मिनट, आपकी नेशनल इनकम में एक्सपेंडिचर मेथड में हम प्लस नेट एक्सपोर्ट्स करते हैं ना, तो नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, इंपोर्ट कम होंगे, तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। हाँ, तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। ठीक है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे और इंपोर्ट भी तो कम हो रहे हैं, तो डुअल इम्पैक्ट आ रहा है ना, डुअल इम्पैक्ट आ रहा है, तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। एक्सपेंडिचर मेथड में हम यही करते हैं ना, प्राइवेट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पीएफसीई, जीएफसीई, जीडीसीएफ एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो नेट एक्सपोर्ट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, तो देखो, तो करेंसी का डिप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है, इट मेक्स द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड मोर ऑफ इट इज रिक्वायर्ड टू बाय द फॉरेन करेंसी। ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है, वेरोनिका ने लिख रखा है इनफैक्ट, कि ये जो चेंज हुआ, ये जो डिप्रिसिएशन हुआ, ये ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं था। तो अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से हमारी करेंसी की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है, तो दिस इज कॉल्ड करेंसी का डिप्रिसिएशन। और यही अगर गवर्नमेंट उसको डिप्रिशिएट करती है, गवर्नमेंट क्यों करेगी भाई? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में एक साल बैठकर तुमने 82 प्राइस डिसाइड करा, नेक्स्ट ईयर 90 प्राइस डिसाइड हुआ, तो गवर्नमेंट नहीं किया ना। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं किया, तो गवर्नमेंट अगर करती है इस टाइप का डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, तो दैट टर्म इज नोन एज डीवैल्यूएशन। ठीक है, तो डीवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, तो दोनों के लिए टर्म्स अलग हैं। अगर मार्केट फोर्सेस की वजह से हुआ, तो दैट वुड बी कॉल्ड डिप्रिसिएशन। एंड डिप्रिसिएशन अगर इंक्रीज हो गया, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट ने किया, गवर्नमेंट ने अगर करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करा अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम स्पेशली, तो दैट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन। और अगर गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज करा मतलब 82 की जगह अब हम नेक्स्ट ईयर 75 रुपीज दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन। ठीक है, तो आ जाते हैं फिर से हम यहाँ पे, ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ध्यान रखना, जैसे मेरे वाले में एग्जांपल दिया, आपकी बुक में शायद 82 और समथिंग ऐसा दे रखा होगा, 72 74 हो गया हमारा। ठीक है, ज्यादा देना पड़ेगा हम लोगों को, और ऐसे ही फिर पाउंड की वैल्यू के रिगार्डिंग भी उन्होंने बता दिया।
ठीक है बच्चों। इफेक्ट क्या आएगा डिप्रिसिएशन का? एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, रीजन वही कि उन लोगों को यहाँ से चीजें परचेज करने में इजी सस्ती पड़ रही हैं, ठीक है। और इम्पोर्ट्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे। एक बार वहां पे जाने देना केशव, थोड़ी सी जगह दो बेटा। और नेशनल इनकम हमारी इंक्रीज हो जाएगी बच्चों, ठीक है। इसके बाद अच्छा मैंने ना ये चीज लिखी हुई है देखो, वही उस टाइम पर ना 2022 में एमसीक्यू में आया था ये चैप्टर, तो हर चीज हर एक एक वर्ड मैटर कर रहा था। अगर आपको केस स्टडी में फॉल एंड राइज टर्म दिया उन्होंने, ठीक है, तो उसके लिए आप डिप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन एज्यूम करोगे, क्योंकि फॉल एंड राइज वर्ड मार्केट फोर्सेस की वजह से यूज किए जाएंगे। और अगर उन्होंने रिडक्शन या इंक्रीज बोला तो वो आपका डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन होगा बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने अगर करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज किया तो दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन, और गवर्नमेंट ने अगर इंक्रीज करा तो वो रिवैल्यूएशन, ठीक है। ये वर्ड्स पर जरा ध्यान देना। अगर टीचर ने केस स्टडी में या सेंटेंस में फॉल बोल दिया कि देयर इज अ फॉल इन द डोमेस्टिक करेंसी, तो फॉल है तो इसका मतलब ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। क्योंकि रीजन तो बताया नहीं टीचर ने, अब वो तुम्हें देखना है कि फॉल वर्ड है तो इसका मतलब ड्यू टू मार्केट फोर्सेस है। हाँ जी बोलो। हाँ जी, बेटा वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है इस वजह से, अदर टर्म्स में वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। नहीं देखो बच्चों, करेंसी अप्रिसिएशन रेफर, यूरोप बोलो, एक तो यूरोप क्या होता है? Currency appreciation refers to the decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency, again due to market forces of demand and supply. Domestic currency becomes more valuable and less of it is required to buy the foreign currency. ठीक है, अब यहाँ पर 74 to 70 हो गया, ऐसे यूके पाउंड के अकॉर्डिंग भी बता दिया। अब ध्यान से सुनो, इट रेफर्स टू डिप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन में डिफरेंस दे रहे हैं। It refers to the decrease in the value of domestic currency in terms of foreign currency. It refers to the increase in the value of domestic currency. Import and export पर impact बता रहे हैं, तो इसमें तो increase in exports होगा और इसमें increase in imports होगा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल दे दिया कि 70 से 74 हो गया, और यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया 74 to 70 हो गया, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एप्रिसिएशन का ऑपोजिट इम्पैक्ट हो जाएगा, ऑब्वियसली इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे। रीजन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, मैक्रो में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, पर थोड़ा सा किडिश लैंग्वेज मत यूज करना, एक्चुअली बच्चों वाली लैंग्वेज यूज मत करना। वो करना कि भैया तुम्हारे टेक्निकल जार्गन्स टेक्निकल वर्ड्स हो ना, ठीक है, इम्पैक्ट इफेक्ट ऐसी चीजें ऐसे वर्ड्स यूज करना, ठीक है। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स हो जाएगा, अब ऐसी कहानी होगी तो नेशनल इनकम डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। टाइप्स तो हमने कर लिया था, इसको फ्लेक्सिबल को हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं। इसके बाद डिवैल्यूएशन एंड रिवैल्यूएशन भी मैंने आपको बोल दिया। गवर्नमेंट जब करती है, गवर्नमेंट अगर डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू को डिक्रीज करती है तो दैट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन, इंक्रीज करती है तो वो हो जाता है रिवैल्यूएशन। अब डिवैल्यूएशन which is due to market forces of demand and supply, and depreciation which is by the government, उसमें क्या difference है? Devaluation refers to the reduction in the price of domestic currency of all foreign currencies under fixed exchange rate regime, ठीक है, या regime बोलते हो तुम लोग इसको, सॉरी regime, मैंने भी गलत प्रोनाउंस कर दिया, मेरे पर केशव का असर आ रहा है, ठीक है। नहीं regime होता है ना, ठीक है। और इधर हो गया फॉरवर्ड इन द मार्केट प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इन टर्म्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रिजीम, रिजीम होता है, ठीक है। अकरेंस ड्यू टू गवर्नमेंट, ये ड्यू टू मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में होगा। देखो बच्चों ये वाला सिस्टम तो वैसे मैं उसमें भी बोलती हूँ, मैनेज फ्लोटिंग में भी तो यही होता है ना, गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा, पहले मार्केट फोर्सेस पर छोड़ा गया था, फिर एक्सट्रीम सिचुएशंस आ गई, एक्सट्रीम सिचुएशंस आई गवर्नमेंट कूदी, ठीक है, थ्रू सेंट्रल बैंक। तो एक्सट्रीम सिचुएशंस में जब गवर्नमेंट ने इंटरवीन करा तो गवर्नमेंट ने अगर करेंसी की वैल्यू को कम कर दिया होगा तो वो भी तो डिवैल्यूएशन के अंडर ही काउंट होगा, ठीक है। बट अगर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, मैनेज फ्लोटिंग, फ्लेक्सिबल, नन ऑफ दीज, तो आप उसमें फिक्स्ड पर ही टिक करोगे, ठीक है, क्योंकि मेजरली यही पार्ट होता है। इसके बाद ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंडर होता है डिप्रिसिएशन, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल हमने कर लिया यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज।
डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज सेम कहानी है 11th वाली बच्चों। जितनी भी किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम होगी, आप उन्हीं कंट्रीज में घूमने जाओगे ना। वियतनाम बहुत सारे लोग जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वहां की करेंसी के बदले में इंडियन करेंसी 300, ठीक है, 300 रुपीज, 300 रुपीज की कहानी चल जाती है वहां पर, पता है आपको, ठीक है। वियतनाम की करेंसी के बदले में 300 रुपए देने पड़ते हैं, ठीक है। नहीं, उनके 300 मिल जाते हैं हमें, हमारे 1 रुपी के बदले में उनकी करेंसी 300 रुपए मिल जाती है, ठीक है। तो कई बार लोग बड़े खुश हो रहे होते हैं कि वहीं घूमने चलते हैं, सब कुछ सस्ता, सब कुछ सस्ता। हाँ, उस हिसाब से ही चलता है। पर ये भी है कि तुम अगर वहां की करेंसी लाकर यहाँ पर चलाना चाहोगे तो चलेगी थोड़ी ना, ठीक है ना। यहाँ तो गांधी ही चलेगा, ठीक है। तो अब जिस भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम है उसकी डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। और जिस भी कंट्री की करेंसी की वैल्यू कम है और ज्यादा है उसकी डिमांड कम होगी। तो इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो डिमांड कर्व हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनेट की वजह से डिमांड कर्व हमारा वही 11th वाला। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब वही प्राइस हो गया, प्राइस भी बोल सकते हैं कि इस कंट्री की करेंसी का क्या प्राइस चल रहा है, यहाँ पर डिमांड हो गया, ठीक है बच्चों। क्लियर है ये बात? तो ये तो मैं पूरी 11th तुम लोगों को चिक चिक के पढ़ाया मैंने कि जिन भी दो चीजों के बीच में इनवर्स रिलेशन है तो डाउनवर्ड, और डायरेक्ट रिलेशन है तो डायरेक्ट रिलेशन होगा सप्लाई के केस में। उस टाइम पर तो तुम इनको भी गालियां देते थे इन चीजों को, है ना। डिमांड एंड सप्लाई, तो सप्लाई के केस में ऑब्वियसली जिस कंट्री की वैल्यू करेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो तो चाहेंगे कि लो लो हमसे, तो हमारी करेंसी ले लो, ठीक है। और जब कम हो जाएगी तो फिर वो कम कर देंगे सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट और डिमांड के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। डिमांड हम क्यों करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की? फॉरेन एक्सचेंज, बैठ जाए इधर चुपचाप। फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हम कब कब करते हैं बच्चों? जब हमें इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, हाँ ले लो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से कोई हमें उस कंट्री से कुछ कोई सामान इंपोर्ट करना है तो उनको उनकी करेंसी में ही पेमेंट करनी होगी ना। टूरिज्म के लिए, घूमने फिरने के लिए वहां जाके गांधी तो नहीं चला लेगा ना, ये तो चला लेगा शायद। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मतलब गिफ्ट्स ग्रांट्स वगैरह देने के लिए, वन वन साइडेड ट्रांजेक्शंस। इसके बाद परचेज ऑफ एसेट इन द फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज में अगर हमें कोई फिक्स एसेट परचेज करनी है, कोई बिल्डिंग और समथिंग, तो डेफिनेटली हमें उनकी करेंसी में ही पेमेंट करनी होगी। स्पेकुलेशन, सट्टा लगाओगे तो सट्टा लगाने में भी तो उनकी उन्हीं की कंट्री की करेंसी में पेमेंट करोगे ना। इसके बाद रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, अगर कुछ लोन्स ले रखे हैं उनको लोन्स उनके ही करेंसी में ही रिटर्न होगा, ये नहीं कि लो जी हमसे गांधी ले लो, हाँ वो तो एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। इसके बाद डिमांड कर्व, डिमांड कर्व हमारा स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। सप्लाई क्यों होगी? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, रेमिटेंसेस हमने बाहर भेजना है, ठीक है। हमने बाहर भेजना है या उन्होंने यहाँ पर भेजना है। अगेन स्पेकुलेशन का उल्टा, भाई हम स्पेकुलेशन लगाएंगे बाहर की कंट्रीज पर तो वो लोग भी तो यहाँ पर स्पेकुलेशन सट्टेबाजी कर सकते हैं ना, ठीक है। और इसके बाद ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम अब्रॉड, हमें बाहर से गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स आ गए, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स हो गई, ठीक है। ये आपको ये सब ना केस स्टडीज में आएगा। इनफैक्ट इसकी ना एक न्यूज़पेपर की कोई क्लिपिंग देते हैं लोग, ठीक है, या न्यूज़पेपर की कोई हेडलाइन ब्रेकिंग न्यूज ऐसे करके देते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें जो करेंसी है उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ेगा या कम होगा, ठीक है। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि चाइना ने अपने पास इन्वेस्टमेंट की जगह, ठीक है, अपने यहाँ कोई वो उनका चल रहा था, कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, वो सारा प्रोजेक्ट उठा के इंडिया में शिफ्ट कर लिया, ठीक है। इंडिया में शिफ्ट कर लिया उन्होंने, तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी की डिमांड, सप्लाई और रेट पर क्या इम्पैक्ट आएगा बताओ? चाइना ने अपना एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट कर लिया, क्या बढ़ा? नहीं, आप मुझे डिमांड, सप्लाई और उसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पर इम्पैक्ट बताओ। आपको इमीडिएट इफेक्ट देखना होता है। एक तो सबसे पहले सप्लाई बढ़ गई बच्चों,
ठीक है, सप्लाई बढ़ गई तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा? ठीक है ना, कम हो जाएगा, ये बात ध्यान दे देना। अब ये बात क्या ध्यान देना, आप लोगों को मैंने 11th में भी इस चीज के लिए रेडी कर दिया था कि हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है बच्चों? लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। तो आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पर चलना होता है। आपको याद होगा मैंने बोला था कि अगर आपको प्राइस बढ़ेगा की जगह अगर पहले ये बोल दें कि डिमांड कम होगी तो प्राइस पर क्या इंपैक्ट होगा? प्राइस कम होगा। ठीक है, प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशन है, पर डिमांड का प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो आपको इस चीज पर ज्यादा फोकस करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इमीडिएट इम्पैक्ट क्या है। अगर चाइना ने अपना कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर उठाकर ले आए वो लोग, तो सप्लाई बढ़ी तो ऐसे ही जैसे लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है कि प्राइस का सप्लाई के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, पर सप्लाई का प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशन है ना। तो अगर सप्लाई बढ़ी तो चाइना की करेंसी का प्राइस कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। ठीक है, प्राइस कम हो जाएगा। तो आपको बोलेंगे कि डायग्रामेटिकली इसको शो करो। इनिशियली क्या होगा बच्चों, ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व। ठीक है, इनिशियली चाइना की करेंसी का रेट ये चल रहा था। अब क्या हुआ, सप्लाई बढ़ी। ठीक है, सप्लाई बढ़ी, अभी डिमांड नहीं बढ़ी। आपको क्या करना है, इमीडिएट इंपैक्ट देखना है। सप्लाई बढ़ी तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो अब उसी चाइनीज करेंसी का प्राइस आप देख सकते हो कि उसका प्राइस ओपी से OP1 पर आ गया, तो प्राइस रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से डायग्रामेटिकली उसको एक्सप्लेन करना है। फिर आगे थोड़ा चेन ऑफ इफेक्ट कर बोलना चाहते तो बोलो, पर पहले हमेशा इमीडिएट इफेक्ट की बात करो। न्यूज़पेपर की क्लिपिंग आती है, पहले बोल रही हूँ, चैप्टर से 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही यही है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, देखो अब सप्लाई कर्व का अपवर्ड स्लोप क्यों है? क्योंकि जितना रेट ज्यादा होगी उतनी सप्लाई ज्यादा होगी और कम होगा, डायरेक्ट रिलेशन की वजह से ऐसा चल रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट, जहां डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व ने इंटरसेक्ट करा वहां पर फॉरेन एक्सचेंज, ये हमारा फ्लेक्सिबल में चल रहा है ना। ठीक है ना, फ्लेक्सिबल में गवर्नमेंट भी वैसे देखो डिमांड एंड सप्लाई तो देखती है, ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं देखती, पर यह है कि गवर्नमेंट थोड़े से वेरिएशंस कम डालती है और गवर्नमेंट थोड़ा सोच समझकर इन चीजों को डिसाइड करती है। ओके बच्चों, ठीक है। ये एक्सेस सप्लाई यहाँ पर वही 11th वाला, इस एरिया में आपका एक्सेस डिमांड। अब चेंजेस कैसे चेंजेस वही मैंने आपको बोला कि इंक्रीज इन डिमांड तो राइटवर्ड शिफ्ट। तो आपको सबसे पहले इम्पैक्ट क्या है वो चीज देखना है, फिर उसके बेसिस पर आपको कमेंट करना है। तो अगर डिमांड इंक्रीज हो गई तो राइटवर्ड शिफ्ट वही 11th वाला, डिक्रीज हो गई तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई में, इंक्रीज इन सप्लाई में राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज इन सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी नहीं है हमारे सिलेबस में। बस यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है ये। ओके बच्चों, अभी बैठो 1 मिनट बताती हूँ मैं। ओके, बाय बाय।